जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 19 पेपर टू 1। मई जून 19 पेपर टू 1। जी क्वेश्चन नंबर 1 निकालते हैं इसका। जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, डिफाइन वेलोसिटी। तो सबको डेफिनेशन आती है। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डेफिनेशन लिख लें। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, the speed of a sound wave through a gas of pressure P and density rho is given by the equation V is equal to Kp over rho. Okay, where K is constant, has no unit. An experiment is performed to determine the value of K. The data for the experiment are shown in figure this. V में प्लस माइनस अनसर्टेनिटी गिवन है, V की वैल्यू, P की वैल्यू, rho की वैल्यूज गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं यूज द डेटा टू कैलकुलेट के कैलकुलेट करना है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी। नहीं, आगे पूछी हुई है। यहाँ सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, तो के को सबसे पहले आप सब्जेक्ट बनाएंगे। v इज इक्वल टू के पी पावर रो, फार्मूला है ना। अब क्या करेंगे, पहले तो स्केयर रूट लेंगे ना, स्केयर लेंगे दोनों तरफ का। तो क्या हो जाएगा, वी स्केयर इज इक्वल टू के पी ओवर रो। स्केयर ले लिया, आप रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू वी स्केयर रो ओवर पी। अब वैल्यूज डाल दें। k इज इक्वल टू व्हाट इज v की वैल्यू 3.3 इंटू 10 पावर 2 होल स्केयर भी आएगा, होल स्केयर। ठीक है, स्केयर है ना। रो कितना है बेटा, 1.29 kg पर मीटर क्यूब है, बिल्कुल उसी में है। 1.29 डिवाइडेड बाय व्हाट इज प्रेशर 9.9 इंटू 10 पावर 4। सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आ रही है 1.4 समथिंग। और चूंकि डेटा आपको ये भी 2 सिक फिग है, ये भी 2 सिक फिग है, ये 3 है, तो मिनिमम सिक फिग लिखेंगे। हमारा आंसर आ रहा है 1.4। आंसर आ रहा है 1.4, यही देखिए 1.4। अच्छा बेटा नेक्स्ट, यूज योर आंसर and this determine the value to determine the value of k with the absolute uncertainty to appropriate number of sig fig। अब अपने पार्शियल रो निकालना है। आपके पास k का फॉर्मूला गिवन है और आपने इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, मतलब आपने पार्शियल k फाइंड आउट करना है। यू कैन सी k की फार्मूला में क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, इनके परसेंटेज एरर्स ऐड होती हैं, पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है। और जी, तो अब हम क्या करते हैं, k के फार्मूला में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो हम लिख सकते हैं, ये है ना k का फार्मूला, ये आपके नजर आ रहा है। ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन के, परसेंटेज एरर इन के ऐसे लिख रहा हूँ बस, इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन v, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस परसेंटेज एरर इन रो प्लस परसेंटेज एरर इन p। अच्छा भाई, अब 2 टाइम व्हाट इज परसेंटेज एरर इन v, ऊपर गिवन था आपको परसेंटेज एरर ना। v का परसेंटेज एरर कितना है, 3%। ये है जी 3%, प्लस रो का परसेंटेज एरर कितना है, रो का परसेंटेज एरर है 4% और पी का 2%। 4% प्लस 2%, तो व्हाट इज टोटल परसेंटेज एरर, 6 प्लस 4 10, 12% आ गया। 12%, इस वैल्यू में 12% अनसर्टेनिटी, ये तो परसेंटेज एरर है, वी नीड एब्सोल्यूट एरर। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब हमें पता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगा दें। परसेंटेज एरर किसके इक्वल होती है बच्चों, पार्शियल के ओवर के इंटू 100, व्हाट इज इक्वल टू, इट इज परसेंटेज एरर इन के, ऐसे होती है ना। तो पार्शियल के निकालना है, पार्शियल के ऐसे लिख ले, के की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 100, और ये परसेंटेज एरर इन के कितना है, 12% इंटू 12 कर देंगे 12%। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल के इज इक्वल टू 12 ओवर 100 इंटू 1.4। सॉल्व किया तो पार्शियल के की वैल्यू आ रही है 0.17, लेकिन ये 1 सिक फिग होगी, उसको क्या लिखेंगे
0.2 0.2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.2। एक और अप्रोच भी है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो ये जो है ना आंसर, ये आपका क्या था, परसेंटेज एरर। इट वाज व्हाट, परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर किस पे है, हाँ जी, ये जो परसेंटेज एरर है ना, परसेंटेज एरर, ये इस वैल्यू में है, मतलब इस वैल्यू में 1.4 में 12% एरर है, तो आप डायरेक्ट 1.4 का 12% निकाल लेते हैं तो भी ये आंसर आ जाता, ये ऐसे निकल सकता है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, अ ब्लॉक एक्स स्लाइड्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस टुवर्ड्स द स्टेशनरी ब्लॉक वाई। ये चल रहा है और ये इनिशियली रुका हुआ है, रेस्ट पर है, एज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 2.1 में नजर आ रहा है। देयर आर नो रेजिस्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स, एक्स पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। इट मूव्स टुवर्ड्स वाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0, द ब्लॉक वाई हैज मोमेंटम 0.4 kg, इसका मोमेंटम ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मोमेंटम। एट अ शॉर्ट टाइम लेटर द ब्लॉक कोलाइड्स एंड देन सेपरेट, कोलाइड होंगे और सेपरेट हो जाएंगे। नीचे आपको ग्राफ गिवन है, तो मैं ये डायग्राम ना इधर बना लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ये एक्स ब्लॉक था, इधर को मूव कर रहा था, ये इनिशियली वाई ब्लॉक था, ये रुका हुआ था, रेस्ट पर था, और इसका मोमेंटम कितना था 0.4 kg मीटर पर सेकंड, 0.4 kg इसका इनिशियल मोमेंटम गिवन था, इनिशियल मोमेंटम गिवन है इसका मोमेंटम कितना है 0। कहता क्या है, और नीचे बनाना चाहिए कितने, कहता है ये नेक्स्ट पेज पे, डिफाइन लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम ही होता है। डिटरमिन द टाइम इंटरवल ओवर विच द ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब ये ग्राफ से समझ में आएगा कितने टाइम तक वो इन कांटेक्ट है। बेटा जब ब्लॉक इन कांटेक्ट है तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम चेंज होगा ना जब ये कांटेक्ट में होंगे। देखो ना ये एक्स है और ये वाई जब टक्कर मारेंगे, इन कांटेक्ट होंगे, जब ये क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, टक्कर मार रहे होंगे, तो एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, दे आर अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स। और फोर्स क्या होती है, इट इज ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, इट इज ग्रेडियंट ऑफ, ये आपको वाई एक्सिस पे क्या है, मोमेंटम, एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है ना, स्लोप वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप जीरो है ना, तो ये फोर्स जीरो है, इतने टाइम में तो फोर्स जीरो है। अच्छा आगे भी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे स्लोप जीरो है ना, स्लोप जीरो है ना, यहाँ पे स्लोप जीरो है तो यहाँ भी फोर्स जीरो है। इस जगह पे देखो 60 से लेके इस टाइम पे, ये इस टाइम इंटरवल पे देखिए जरा, इस टाइम इंटरवल में स्लोप जीरो नहीं है, मतलब फोर्स एक्ट कर रही है। यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं है तो ये इतनी देर तक फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो इतनी देर तक वो कांटेक्ट में है, तो ये टाइम पढ़ लेते हैं मेरा बेटा। नीचे आए, नीचे तशरीफ लाए, नीचे तशरीफ लाए, नीचे तशरीफ लाए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 100, यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो ये टाइम इंटरवल कितना बना, 100 माइनस 60, 40 मिली सेकेंड्स। 40 मिली सेकेंड्स तक उसका मोमेंटम चेंज होता जा रहा है ना, मतलब फोर्स लगती जा रही है। ठीक है जनाब, अच्छा जनाब यहाँ पे लिख देंगे 40 मिली सेकेंड्स में आंसर। अगर सेकंड में लिखना होता तो मिली की वैल्यू डाल देंगे, मतलब ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अब उन्होंने मिली सेकंड में मांगा है तो ऐसे लिखेंगे। डिस्क्राइब विदाउट कैलकुलेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वाई फ्रॉम 80 to 100, 80 to 100 without any calculation the magnitude of acceleration of block y from 80 to 100, y का acceleration निकालना है। describe without any calculations the magnitude of acceleration of y from 80 to 100, 80 to 100 लिखा है, 80 to 100 उसका एक्सेलरेशन डिस्क्राइब करना है। अब आपको पता है इस दौरान में ये जो स्लोप है ना, स्लोप ये किसके इक्वल है, फोर्स के। अच्छा स्लोप क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, स्लोप यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या हो, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, यूनिफॉर्म, स्लोप फोर्स के इक्वल है ना। अच्छा अब आपको पता है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जब जब स्लोप यूनिफॉर्म है तो फोर्स यूनिफॉर्म है, तो फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो 80 to 100 एक्सेलरेशन ऑफ y इज यूनिफॉर्म, acceleration is uniform,
फ्रॉम 100 टू 120, 100 टू 120 आ जाए जनाब क्वेश्चन पे, 100 टू 120, 100 टू 120, 100 टू 120 पुत्र स्लोप क्या है? स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो एक्सलेरेशन जीरो। ये है जी अंडा जीरो। ऑन यूज फिगर 2.2 टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बाय एक्स ऑन वाई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बतानी है आपने, फोर्स बतानी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए होता है, और फोर्स क्या होती है? ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम को पी कहते हैं, मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो अब क्या करें जनाब, मैथ्स तो गिवन ही नहीं है, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ की स्लोप में निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट। एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट निकालता हूँ, राइज ओवर रन। यहाँ पे कितनी वैल्यू है? ये 0.4 है ना, ये कितना है? 0.5। ये वाई का ग्राफ, वाई का 0.5 है। अच्छा 0.5 है, और टाइम कितना ही है? इसकी स्लोप कैसे आएगी जनाब? इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं। यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। ये राइज है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइज है। कितना है जनाब? 0.5 से ना, 0.5 निकल जाता है, 0.5 और जीरो, तो 0.5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? ये टाइम 40 मिली सेकेंड। 40 मिली, मिली की वैल्यू कितनी होती है? -3। ये -3 ऊपर जाके 1000 बन जाएगा। 0.5 इंटू 1000 ओवर 40, और ये जीरो जीरो से कट गया, दिस 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 12.5, 12.5 न्यूटन। उसके लिए कितनी आ रही है? 12.5। तो चूंकि ये आपका डाटा 266 में है तो उसको ऑल राउंड ऑफ कर देंगे 13 न्यूटन। फोर्स कितनी हो जाएगी? 13 न्यूटन। दोनों पे सेम फोर्स लगेगी पुत्र। ऑन फिगर 2.2 स्केच द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम x विद टाइम t इज इक्वल टू 0 to s। अब x का मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाना है, x का मोमेंटम टाइम ग्राफ इसी एक्सिस के ऊपर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, x का मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाना है सेम एक्सिस के ऊपर। ये y का मोमेंटम टाइम ग्राफ गिवन है, इसको बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ पहले सारी एनोटेशंस को। ये y का मोमेंटम टाइम ग्राफ है। अच्छा जी, इसका मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या था? इसका इनिशियल मोमेंटम था 0.4 kg, टक्कर मारने से पहले x का 0.4 kg। इधर कोलिजन स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे कोलिजन स्टार्ट, उससे पहले इसका मोमेंटम कितना था? 0.4। 0.4 पे ले आए, 0.4 पे 0.4 पे 0.4 पे 0 यहाँ तक। अब आपको पता है मोमेंटम कंजर्व होता है ना, जितना x का मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, उतना जितना y का मोमेंटम है, y का मोमेंटम, y क्या कर रहा है? 0 से 5 यूनिट्स ऊपर जा रहा है ना, 0.5 तक ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे आएगा, ये 0.5 नीचे आएगा। मतलब जितना इसका मोमेंटम चेंज होगा, हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम ऑफ y। तो y का मोमेंटम 0 से बढ़ रहा है ना, तो उसका मोमेंटम कम होगा, तो इतनी यूनिट कम होगा। 0.4 से माइनस कर लें 0.5, तो कहता आ जाएगा -0.1, -0.1। जैसे आप ये देखो, ये 1 2 3 4 5 डब्बे ऊपर गया तो 5 डब्बे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ तक क्या बनेगा? एक डब्बा, दो डब्बे, तीन डब्बे, चार डब्बे। -1 कहाँ पर है? यहाँ पे -1 आएगा, लेकिन ये 100 पे आएगा यहाँ पर, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये बेटा किसका ग्राफ बन गया? ये एक्स का बन गया। तो जितने यूनिट y का मोमेंटम ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, उतने यूनिट x का मोमेंटम नीचे आएगा। और x का मोमेंटम बाद में नेगेटिव हो गया ना, इसका मतलब है x ने क्या किया? बाउंस बैक किया। यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू क्या थी पुत्र? पॉजिटिव। यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब है x ने y को टक्कर मारने के बाद बाउंस बैक किया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The variation with extension x of force acting on a spring is shown. Force F, एक्सटेंशन x, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है। अच्छा फोर्स किस में है? न्यूटन्स में। एक्सटेंशन किस में है? मीटर्स में। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है आपको, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है। तो क्या है जनाब? द स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ, ये ग्राफ है,
और कहाँ तक इसकी जा रही है, मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, जरूरत होगा देखिए। ये 0.4 न्यूटन है, ये 4.2 4.4 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू 4.4 न्यूटन है, और ये वैल्यू कितनी है 0.35। उसी स्प्रिंग को साथ ये सलूट कर रहे हैं हम, क्या है जी, उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है 0.4, ठीक है। उसके बाद लोड हैंग किया तो उसकी लोडेड लेंथ कितनी होगी, और ब्लॉक का वेट गिवन है, ठीक है जी। तो कितनी एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ तक आने में, पूछे किया होगा उसने, ये एक्सटेंशन यूँ निकाल लेंगे, ये माइनस करेंगे 0.72 माइनस पॉइंट, ये देखिए 0.32 एक्सटेंशन आ जाएगी। अच्छा, the block of weight 2.45 Newton attached to the spring, the block then release and begins to move downward. At one instant, the block is continuing to move downward. At one instant, the block is continuing to move downward. The spring has the length this. अच्छा, अभी ये नीचे जा रहा है, रुका नहीं है इस पर्टिकुलर जगह पे, इट इज स्टिल मूविंग, ये ध्यान में रखना है, यहाँ तक फाइनल नहीं है, स्टिल मूविंग, एयर डिस्टेंस निग्लिजिबल है, इट इज स्टिल मूविंग। From the change in length from this to this, use figure 3.1 to show that the increase in elastic potential energy is 0.64 joules. आपने क्या निकालना है, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उत्तर आपको गिवन क्या है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है, आपको क्या गिवन है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है। हमें पता है इसके नीचे जो एरिया होता है ना, एरिया ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पता है। तो हमने क्या निकालना है, 0.4 से 0.72, मतलब कितना एक्सटेंड होने में, 0.32 मीटर एक्सटेंड होने में उसकी इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, 0.32 तक। तो 0.3 है ना, ये 3.1, ये 3.2, यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये कितनी एक्सटेंशन बन रही है, 0.32, ये एरिया निकालना है आपको। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे 4, तो आ जाएगा 2 2 4 और 0.64, 0.64 जॉल, ये शो करना था आपने। ये क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली, एरिया अंडर द कर्व हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितनी थी 3.2, हाइट कितनी थी 4, सॉल्व किया पुत्र तो आंसर कितना आ गया 0.64 न्यूटन ही जॉल, क्या आ गया आंसर। कैलकुलेट द डिक्रीज इन जीपी, डिक्रीज इन जीपी होते हैं एमजीएच, क्या हो जाएगा एम जी एच, 2.5, वेट की वैल्यू गिवन है 2.5 न्यूटन, वेट एम जी की वैल्यू गिवन है 2.5, और कितना नीचे आया है 0.32, जितना वो नीचे, देखो ना, इतनी लेंथ से इतनी लेंथ हो गई है ना, तो उसको माइनस करेंगे तो नीचे आया, डेल्टा एच कितना है 0.3। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0.80 जॉल्स, 0.80, 0.80 जॉल आगे के बने, डिक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी बतानी है इस इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन लगेगा। देखो, हमें पता है कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है, कौन सी एनर्जी गेन हो रही है, ऊपर से नीचे आने में कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस इन, लॉस इज इक्वल टू गेन। कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गेन कौन सी एनर्जी हो रही है, चेंज इन जीपी, जीपी गेन हो रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का गेन किसके इक्वल आ जाएगा, ईपीई माइनस जीपी, चेंज इन जीपी। हाँ, हमने गलत लिख दिया ना, लॉस, ये लॉस हो रही है, ये गेन हो रही है, उल्टा लिख दिया बेटा। देखो ना, लॉस क्या हो रही है, जीपी लॉस हो रही है, जीपी बढ़ तो नहीं रही, और गेन इलास्टिक पोटेंशियल की गेन हो रही है, ये उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। लॉस क्या हो रही है, जल्दी में सॉरी, जीपी लॉस हो रही है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, गेन क्या हो रही है,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है प्लस काइनेटिक गेन हो रही है। तो अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट। जी वैल्यूज डाल दें अब यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीपीई माइनस माइनस क्या? इलास्टिक पोटेंशियल, जीपी इलास्टिक पोटेंशियल। जीपी कितना है? 0.80। ये कितना है? 0.64। तो आंसर आ जाएगा 0.16 जॉल। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपको स्पीड निकालनी है ब्लॉक की। काइनेटिक एनर्जी है स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा मैथ तो गिवन ही नहीं, वेट गिवन है ना, ये होता है मैथ। ये 2.5 है ना, तो मैथ इंटू 9.81 ये आ जाएगा। मैथ किसके इक्वल आ जाएगा? 2.5 डिवाइड बाय 9.81। वैल्यूज डाल दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.16। हाफ मैथ की वैल्यू कितनी है? 2.5 ओवर 9.81 इंटू वी स्क्वायर। तो वी जब हम सॉल्व करेंगे सब कुछ करने के बाद वी की वैल्यू आ रही है 1.1 मीटर पर सेकेंड। Next question, question number 4. A spherical drop has radius this much. Radius given. The density of oil is this much. Rho given है आपको. Show that mass is this much. तो हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास ओवर वॉल्यूम। तो मास किसके इक्वल होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? स्फेरिकल ब्लॉक है ना, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा हमने मैथ्स निकालना है ना। अब मैथ्स क्या गिवन है आपको? डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी और मैथ्स का ये रिलेशन होता है, ये वाला ही रिलेशन। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है। अब वैल्यूज में डाल दें। रो की वैल्यू कितनी है? 940 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻6 का होल क्यूब। सब कुछ करने के बाद हमारा मैथ कितना आ जाएगा? जितना गिवन है 6.8 इंटू 10⁻⁻15 kg आ गया। द ऑयल ड्रॉप इज चार्ज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू मैग्नीट्यूड, व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी दिस मच। ओके, कह रहे हैं चार्ज की ये वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है? बेटा चार्ज होता है क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है? n टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज। n टाइम एलिमेंट्री चार्ज, और n होते हैं होल नंबर्स। 1 टाइम एलिमेंट्री चार्ज या 2 टाइम एलिमेंट्री चार्ज या 3 टाइम एलिमेंट्री चार्ज होगा। अगर हम इसको डिवाइड करें ना, यहाँ पे लिख दें 8 इंटू 10⁻⁻20 और n निकाले, n होल नंबर में आंसर आना चाहिए। e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू, अच्छा ये तो मिनिमम चार्ज से भी कम वैल्यू है। अब जरा गौर से देखें, ये मिनिमम चार्ज से भी कम वैल्यू है। आपका चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना ई, होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है ना, और ये -20 है। अब जब सॉल्व करेंगे तो एन कितना आ रहा है? 0.5। तो आपको पता है ना एन हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। ये भी कह सकते हैं, और अब ये कह सकते हैं द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप इज लेस देन एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज का लेस तो हो ही नहीं सकता, या तो 1 टाइम एलिमेंट्री चार्ज होगा या 2 टाइम एलिमेंट्री चार्ज होगा। 0.5 टाइम एलिमेंट्री चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज की वैल्यू क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब होता है स्पेसिफिक वैल्यूज। अच्छा अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अब वो सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको ना करें फिर हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आप A2 में चला गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे यूं बनेगा, ऊपर से नीचे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये ब्लॉक रुका हुआ है तो उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही थी। इसी के बारे में पूछा होगा, लेकिन अब हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a loudspeaker oscillate with a frequency f to produce a sound wave of lambda. Frequency f, lambda. The loudspeaker makes n oscillation in time t. State expression in terms of
some or all symbols for the distance moved by the wavefront in time t. डिस्टेंस मूव इन टाइम टी, डिस्टेंस मूव इन टाइम टी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, है ना, एस इज इक्वल टू वी टी। अच्छा वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा इंटू टी। एफ, एफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। एफ क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर, तो एफ की जगह पे ये डाल दें, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इंटू लैम्डा इंटू टी, टी से कैंसिल हो गया। कितना डिस्टेंस मूव किया, एन लैम्डा, डिस्टेंस मूव्ड इज एन लैम्डा। कैसे है दोबारा सुन लें, हमारा फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी लगता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वी वेव की स्पीड होती है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा इंटू टी। अब एफ क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। सॉल्व करेंगे दोबारा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टी टाइम में एन वेव्स है ना, एक इतना डिस्टेंस मूव करेगा ना एक साइकिल में। अब अगर एन साइकिल्स हो तो ये एन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये वन लैम्डा होता है ना। अगर एन वेव्स बन रही हैं तो डिस्टेंस भी कितना मूव होगा, एन लैम्डा। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरह भी हो सकता है। द टाइम टी, द टाइम टी इन टर्म्स ऑफ एफ बताना है। use the expression in terms of some of the symbols for the टाइम टी का सिंबल बताना है इनकी फॉर्म में, डिस्टेंस है और स्पीड भी है। कैसे बनेगा टाइम टी, द नंबर ऑफ वेव्स इन टाइम टी, तो ये हो जाएगा ना ये, हाँ ये तो लिखा हुआ है ना, ये इसी में टी को सब्जेक्ट बना, टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई होगा एफ इंटू टी इज इक्वल टू एन, तो टी इज इक्वल टू एन ओवर एफ, एन ओवर एफ। तो ये हमने यूज किया। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से टी उधर मल्टीप्लाई हो गया और सॉल्व किया थोड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन था, मैं भी कंफ्यूज हूँ। यूज योर आंसर टू डिड्यूस द इक्वेशन रिलेटेड वी to f and lambda. Use this relation to deduce an equation for a wave. Use this to deduce an equation relating speed v to v is equal to f lambda. Okay, v is equal to f lambda. So हमने एक्सप्रेशन डिड्यूस करनी है, डिड्यूस करना है। ये किया आया कैसे, तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ऊपर आया था एन लैम्डा और टाइम कितना आया था एन ओवर एफ, एन एन से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एफ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। The waveform of the sound is displayed on a screen of a CRO as shown। ये CRO की स्क्रीन के ऊपर ये वेव बन रही है। टाइम बेस सेटिंग 0.2 है, मतलब ये जो टाइम है ना इतना मुन्ना सा टाइम, ये 0 है, ये 0.2 है, ये 0.4 है, ये 0.6 एंड सो ऑन। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितने डब्बों में वेव कंप्लीट हो रही है, 4 बॉक्सेस में, 4 बॉक्सेस। एक बॉक्स किसके इक्वल है, 0.2 के। यहाँ से वैसे भी आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक टाइम कितना बनेगा 0.8, इस तरह भी निकाल सकते हैं, या 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हो जाएगा 0.8 मिली सेकेंड्स टाइम पीरियड। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 ओवर 0.8 मिली की जगह पे क्या लिख देंगे, -3, -3 जगह 1000 बन जाएगा, 1000 ओवर 8 125 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी है 125 हर्ट्ज। ये 125 भी लिख सकते हैं और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं, एक मिनट मैंने मिस्टेक कर दी है, अच्छा 0.8 है, 8 नहीं है, ये 0.8 है, सॉरी 0.8 है, जो आएगी 1250 हर्ट्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1300 हर्ट्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा मैं इसको, ये 0.8 है, मैं इसको 8 पढ़ा। नेक्स्ट, two sources S1 and S2 of sound waves are positioned as shown. The sources emit coherent waves.
of wavelength this much, lambda given है आपके लिए. A sound detector is moved parallel to S1 and S2. यहाँ से मूव कर रहे हैं फ्रॉम X पॉइंट टू Y पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं साउंड डिटेक्टर. Alternate position of maximum loudness L and minimum loudness, louder and quieter sounds are detected. S1x is equal to S2x. अच्छा ये मिडल है, ये जो डिस्टेंस है ना S1x और ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो है, ये मिडल पॉइंट है. यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, जीरो, ये मिड पॉइंट है. अच्छा आगे कहता है S1x and S2x डिस्टेंस S1 इक्वल है, द डिस्टेंस S2y is 7.4, ये डिस्टेंस 7.4. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट. कोहेरेंट मीन कांस्टेंट फेज डिफरेंस. रट्टा लग गया होगा. State the phase difference of the two waves arriving at the position of minimum q that is closest to x. Closest to x. x पे पार्ट डिफरेंस जीरो है. आप देखो यहाँ पे ये अगला है ना, ये अगला यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. यहाँ पे तो फेज डिफरेंस 360 होगा ना, लेकिन वो यहाँ का नहीं पूछ रहा, वो इसका पूछ रहा है. तो यहाँ का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो पहले आप यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल लें, इसका पाथ डिफरेंस निकालें इस पॉइंट. अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें तो लैम्डा बाय 2 बनेगा ना. यहाँ पे पाथ डिफरेंस बनेगा लैम्डा बाय 2. फर्स्ट डॉट लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, लैम्डा बाय 2. और लैम्डा कितनी फेज के इक्वल होता है, 2 पाई. लैम्डा कितनी फेज के इक्वल होता है, 2 पाई. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई लैम्डा की जगह पे और 2 पाई रेडियन फेज डिफरेंस. पूछे फेज डिफरेंस पूछे पाथ डिफरेंस पूछा है. फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई रेडियन, या डिग्री में बताना आंसर, तो 180 डिग्री. देखो ना, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था ना, तो लैम्डा कितनी फेज के इक्वल होता है, 2 पाई. तो ये लैम्डा की जगह पे क्या लिख दिया, 2 पाई ओवर 2, ये पाई हो गया. और पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री. डिटरमिन द डिस्टेंस S1y. S1y बताना है, इसको सिर्फ एनोटेशन में डाल दूँ. बेटा ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला S1y, ये 7.4 है. अच्छा हमें इनका पाथ डिफरेंस ही पता है. देखो ये मिडल वाला था ना, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना था, 0. इस पे पाथ डिफरेंस क्या है, 1 लैम्डा. यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2 लैम्डा. पाथ डिफरेंस पता है, तो हमें पता है S1y माइनस S2y इज इक्वल टू 2 लैम्डा. वैल्यूज डालते हैं. S1y इसको x कह देते हैं, इसको p कह देते हैं, p फाइंड आउट. p माइनस 7 पॉइंट, ये डिस्टेंस 7.4. S2y इसके इक्वल है इज इक्वल टू 2 लैम्डा कितना है, 0.85. लैम्डा कितना है, ये गिवन है 0.8. तो p इज इक्वल टू पॉइंट, ये हो जाएगा 1.7 प्लस 7.4, 9.1 यार है, 9.1 मीटर्स. अजीब. अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A battery of EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R. ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है. आपको पता है ये बैटरी मैक्सिमम पावर कब देती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो मैक्सिमम पावर देती है. और बैटरी की एफिशिएंसी वहां पे क्या होती है, याद है, 50%. जब ये दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल होगी तो इन दोनों को इक्वल पावर मिलेगी. ये तो आधी पावर लॉस होगी, आधी पावर मिलेगी. एफिशिएंसी कितनी होगी, 50%. वैसे रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ. The current in a circuit is I and potential difference across V. Explain in terms of energy why E V is less than E. क्योंकि why V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो आप बोलेंगे बैटरी हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस, some energy is dissipated across internal resistance. Some energy is dissipated, some energy is required to drive the current inside the battery. तो यहाँ पे कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है. स्टेट द इक्वेशन रिलेटिंग, ये आपको रिलेटेड आती है.
V plus I small r. The resistance R of the variable resistor is varied. The IV is shown. अच्छा अब जरा गौर से सुनो, ये ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो उसके ऊपर आप क्या अप्लाई करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे वो क्वांटिटी जो y पे ली हुई है v लिया हुआ है, तो यहाँ पे v लिखते हैं। m क्या होता है? स्लोप। x के नीचे जो अब प्रैक्टिकल में करते थे, x पे क्या लिख देंगे? i। और प्लस क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। अब जो कोई गिवन इक्वेशन है जिसमें ये टर्म्स आ रही हैं, ये ऊपर आपको गिवन इक्वेशन है, ऊपर ये देखो इक्वेशन गिवन है, इसको उसी फॉर्म में लेके आए, v को सब्जेक्ट बनाए। तो v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आर हो जाके माइनस हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अच्छा अब v के नीचे v लिख दें, लिखते हैं। आई वाली टर्म ये है, ये पहले ये लिखे, तो देखिए आई वाली टर्म ये, आई वाली टर्म है ये, तो माइनस यूँ आ जाएगा। यहाँ पे r पहले लिख दें, आई के नीचे आई लिख दें, और y इंटरसेप्ट की यहाँ पे क्या आ जाएगा? e। तो आपको समझ में आ गया, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो माइनस आर के इक्वल है, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो EMF के इक्वल है। ये EMF है, ये 2.8 इसका EMF है, और इसका जो ग्रेडियंट है ना, जो स्लोप है, स्लोप वो किसके इक्वल है? माइनस आर के इक्वल। जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ को आप ऐसे कर लिया करें, यही पूछा होता है आमतौर पे। अब देखो पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन हाउ इट मे बी डिड्यूस्ड दैट EMF इज इक्वल टू 2.8। तो आप बोलोगे EMF इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। तो वो y इंटरसेप्ट इसका क्या है? ये 2.8 वोल्ट है। मतलब आप एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ये जो हमने सब कुछ किया है ना, ये लिखेंगे यहाँ पे, यू हैव टू राइट दिस थिंग हियर, ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? r किसके इक्वल है? तो हम बताए इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? माइनस आर। तो r किसके इक्वल होगा? माइनस स्लोप के। तो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस ग्राफ का ग्रेडियंट राइज ओवर रन, ये वैल्यू कितनी बन रही है? 0.7, 0.9, 0.8, 0.7। y2 माइनस y1, स्लोप इसकी नेगेटिव आएगी ना। 2.8 माइनस 0.7, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 माइनस 1.5, तो आंसर माइनस में आएगा। ये देखो 2.8 माइनस 2.1, 2.1 डिवाइडेड बाय 1.5, आंसर आता है 2.1 डिवाइड बाय 1.5, 1.4। ये आ रहा है माइनस 1.4, माइनस 1.4 स्लोप आ रहा है, माइनस 1.4। तो स्लोप की जगह पे माइनस इंटू माइनस 1.4, इट गिव्स प्लस 1.4। The battery stores this much energy. The variable resistor is adjusted so that V is equal to 2.1. Use figure 6.2 to calculate the resistance R. Energy given है, the variable resistor is adjusted to this much. Okay. Voltage 2.1 given. बैटरी इतनी एनर्जी दे रही है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस दिस मच। बैटरी इतनी एनर्जी स्टोर कर रही है, हमने आर निकालना है। अच्छा अब इसके दो तरीके हैं। हमें क्या क्या पता है? वोल्टेज पता है और हमें एनर्जी पता है। इसको यूज करते करंट निकाल लेना पहले आप। इसको यूज करते हुए वी कैन फाइंड करंट, कैलकुलेट आर। वी की वैल्यू ग्राफ से भी देख सकते हैं ना, वो कह रहा है ग्राफ यूज करें। 2.1, जब 2.1 लीड करेंगे, ये 2 है ना, 2.1 पे करंट कितना है चेक करें। 2.1 के ऊपर जो वोल्टेज 0.5, 2.1 पे 0.5 वोल्टेज है, 2.1 करंट क्या है? 0.5। तो R इज इक्वल टू व्हाट? V ओवर I। 2.1 ओवर 0.5, 4.2, 4.2 तो ग्राफ से आ गया।
Calculate the number of conduction electron moving through a battery in time this much. Number of conduction electrons passing this much time. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो चार्ज से रिलेटेड होता है ना, आपको पता है ना Q N टाइम्स E होता है ना, और Q इज इक्वल टू IT भी होता है, ठीक है, तो ये लगा देंगे आप, Q इज इक्वल टू IT, Q की जगह पे क्या लगा देंगे N टाइम्स E इंटू IT। N निकालना है, E एलिमेंट्री 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डाटा शीट में गिवन है, क्वेश्चन पेपर के शुरू में गिवन होता है। करंट कितना था जनाब, इसी पे करंट 0.5 और टाइम कितना था 1 सेकेंड, जाके डिवाइड हो जाएगा। N इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 3.1 इंटू 10 पावर 18 number of electrons. Determine the time taken for the energy in the battery to become equal to this much. Determine the time taken for the energy, कितने टाइम में बैटरी की एनर्जी इतनी रह जाएगी। Assuming that EMF of the battery and the current in the battery remain constant. अच्छा, अभी अज्यूम करें कि बैटरी का EMF और करंट कांस्टेंट रहता है। इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी है जो बनती है आपको, बैटरी स्टोर हाउ मच एनर्जी 9.2 किलो जूल्स। इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी थी, इनिशियल एनर्जी 9.2 किलो जूल्स। फाइनल एनर्जी कितनी है 1.6 किलो जूल्स। एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी यूज माइनस कर दें 9.2, ये देखा 0.6 और ये 7.6 किलो जूल्स एनर्जी यूज हुई है। कितने टाइम में हुई है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है VTI और एनर्जी कितनी यूज है 7.6 इंटू 10 पावर 3। वोल्टेज कितनी है बैटरी की, वोल्टेज EMF यूज करेंगे ना बैटरी का 2.8 और इंटू टाइम, टाइम तो निकालना है आपको। करंट कितना है 0.5, करंट कांस्टेंट, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आ रही है 5.4 इंटू 10 पावर प्लस 3 सेकेंड्स। मुश्किल था थोड़ा क्वेश्चन, कह रहे इतनी एनर्जी, अगर आप गौर से सुनना है, डिटेबल टाइम टेकन फॉर द एनर्जी टू बिकम दिस मच, इतनी एनर्जी रह जाए तो आप टोटल में से इतनी माइनस कर दिए तो रहेगी ना, तो एनर्जी डिसिपेटेड निकालें, ठीक है, एनर्जी यूज्ड, एनर्जी एनर्जी यूज, एनर्जी यूज का फॉर्मूला क्या होता है VTI, वोल्टेज इनटू, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज, बैटरी का EMF होता है। टफ था ये। One of the results of alpha particle scattering experiment is that very small minority of alpha particle are scattering angle greater than 90 डिग्री से जो वापस वो वही है जो बाउंस बैक हुआ। स्टेट व्हाट मे बी इन्फर्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मतलब ये हुआ कि बहुत कम 90% से ज़्यादा स्कैटर हुए हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है ना ज़्यादातर स्ट्रेट चले गए हैं, कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और न्यूक्लियस डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज। ये जो बाउंस बैक होते थे याद है आपको, जब ये हमने थिन गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते थे तो ज़्यादातर तो स्ट्रेट चले जाते थे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, कुछ स्कैटर होते थे और बहुत ही कम बाउंस बैक होते थे, 90 से बड़े एंगल पर आते थे। ये पीछे आना क्या प्रूव करता है, पीछे आना ये प्रूव करता था कि न्यूक्लियस बहुत डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, a hadron has a overall charge plus E, ओके, मतलब ये प्रोटॉन हो सकता है, वेरी इज एलिमेंट्री चार्ज। द hadron contains 3 quarks, one quark is strange quark, one of the quark is strange quark, हाँ जी, ये स्ट्रेंज डाउन और बॉटम इनके चार्ज होता है -1/3, -1/3 चार्ज होता है। अच्छा, स्टेट इन टर्म्स ऑफ E द चार्ज ऑन स्ट्रेंज क्वार्क, तो -1/3 ही बताएं कितना चार्ज है। द अदर 2 quarks are have the same charge
एज ईच अदर, ऑब्वियसली वो कितना होता है +2/3e। स्ट्रेंज का ऑपोजिट चार्म्ड होता है। बाय कंसीडरिंग द चार्ज डिटरमिन द पॉसिबल फ्लेवर ऑफ द अदर टू चार्ज, एक्सप्लेन योर वर्क। द अदर टू चार्ज तो क्या हो सकते हैं +2/3 वाले। +2/3 अप के ऊपर भी होता है, टॉप के ऊपर भी होता है, चार्म्ड के ऊपर भी होता है। तो आप इनका नाम देते हैं, कोई भी दाने, 2 अप, 2 टॉप, 2 चार्म्ड, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आंसर है। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।